ऐसा नॉर्मल पूछिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हम लोगों की तरफ से आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। मैं जितेंद्र कुमार। आज ने हम एक नई शुरुआत करने की कोशिश किए हैं, जिसमें ये सभी मेरे भतीजा हैं। ये करण कुमार हुआ, ये ऋषिदेव कुमार और ये सुजीत कुमार है, और कैमरे के पीछे जो है वो है बाबुल कुमार, जो कि हमेशा मेरा साथ देता है छोटी छोटी वीडियो बनाने में। आज जो है हम लोग सोचे हैं क्यूज करने के लिए, जो कि बहुत दिनों से सोच रहे थे और हम लोग कहीं न कहीं नहीं कर पाते थे। आप सबों के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग में थोड़ा सा हिम्मत आया कि कुछ अलग किया जाए। कारण जिस आज का जो प्रतियोगी परीक्षा है, उस दौर में यदि मेहनत सही ढंग से नहीं किया जाए तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। और तो कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, आ माटी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहा जाता है न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, कुछ करने के लिए सीने में आग लगानी चाहिए, तो यानी ऐसी आग जो कि कभी शांत ना हो। तो यानी रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, अब मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। आज हम सबसे पहले बाबा साहब का फ़ोटो हम लोग ने यहाँ पर लिए हैं, और इन्हीं बाबा साहब के कृपा से आज जो कुछ भी बोल रहे हैं इन्हीं बाबा साहब का कृपा है। सबसे पहले बाबा साहब को मेरा प्रणाम है, नमन है। और बाबा साहब के बदौलत ही, इनके बदौलत ही हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं। और कहा जाता है बाबा साहब का एक लाइन है, उसी लाइन के बदौलत हम सभी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो वास्तव में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मध्यम वर्गीय परिवार जो भी हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। वो शिक्षा ही है। तुम लोग सुन रहे? शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, यानी कलम में वो ताकत है कि कुछ भी बना जा सकता है। खान सर कैसे महान हुए? कलम की ताकत। यानी हमारे सामने यहाँ पर फोटो है, जैसे एस.के. झा सर हैं यहाँ पर, कैसे महान हुए? कलम की ताकत। और एस.के. झा सर कहाँ के हैं? सुपौल के हैं। सुपौल के हैं एस.के. झा सर। खान सर, यानी जितना भी जो भी महान हुए हैं कलम की ताकत। तो हम लोग क्यों ना कलम को अपनी ताकत बना लें। एक ऐसा हथियार है, हथियार वो तलवार वाला हथियार नहीं, कलम को यदि अपना हथियार बनाया जाए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यदि मंजिल नहीं मिला तो नया रास्ता ज़रूर मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिला। इसलिए हम अपने साथियों से, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी थोड़ा सा भी पसंद करते हैं हमारी वीडियो को, तो आप सब से मेरी विनती है कि अपने बच्चों में अच्छा संस्कार दें। आज ई लोग को थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि हो क्या करेंगे, तो ई लोग को थोड़ा हम मोटिवेट किए कि बैठे बैठे क्या करना है, बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम, और शुरू करो बेहतरीन काम लेके बाबा साहब का नाम। तो बोलिए बाबा साहब की जय, बाबा साहब की जय। तो आज का ये शुभ दिन हमारे लिए बहुत ही एक्साइटेड है। आज का दिन, ये जो भी कुछ है हमारे अंदर, जितनी इतनी सी नॉलेज है, उसी को आप सबके सामने हम रखेंगे। और कहा जाता है हम किसी को दबाने के लिए नहीं कर रहे हैं ये काम। किसी को हो सकता है कि क्या कर रहा है फालतू में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आपको दबा ना सके। और हम कोई भी काम किसी को दबाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। यदि हम खुद मजबूत हो जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बोले हैं, लक्ष्य नहीं मिलेगा तो रास्ता दूसरा निकाल सकते हैं, रास्ता की कमी नहीं है। बस लोग क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। क्या करना है, हम किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है। विफलताएं, असफलताएं, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि समस्या तो लाइफ का एक हिस्सा है, और जिसने इस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में अपने आप को संभाल लिया, वो कुछ भी कर सकता है, अपना रास्ता खुद बना सकता है। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, आज पहला दिन है, इसलिए आप सबों के सामने कुछ बातें रख रहे हैं जो दिल में था। बस आप सबों का आशीर्वाद बना रहे, प्यार बना रहे, और बाबा साहब का आशीर्वाद तो हम सभी भारतीयों पर है।
इनका जो लिखित संविधान है, जो कि विभिन्न देशों के संविधान से मिलकर जो हमारा भारत का संविधान एक बेहतरीन संविधान बना है, लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान बना है, बाबा साहब की कृपा से ही बना है। और हम लोग जो कुछ भी करते हैं इन्हीं के द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा करते हैं। और यह संविधान सभी के लिए इक्वल है, बराबर है। संविधान का अर्थ ही होता है सम यानी बराबर, विधान यानी कानून, ऐसा कानून जो कि सबके लिए बराबर हो। तो चलिए आइए, ज़्यादा बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लुसेंट बुक, जो कि स्टूडेंट का ये जीवन धारा कहा जाता है। ये छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें क्या है, क्या है, बोलो, कुछ भी बोलो। छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें ये भी काबिल बना सकता है। तुम यदि हम लोग क्या ग्रहण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, इससे भी हम कुछ बन सकते हैं, कर सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हरा भरता है। तो चलिए, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे क्यूज? चलिए, अपने माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हुए इस क्यूज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बाबा साहब को तो नमन करते हैं, उसके बाद हम लुसेंट का जो है फर्स्ट चैप्टर है, उधर से अथी लौट रहे बाबुल, लैपटॉप थोड़ा सा एक अथी खोलना है। बाबा साहब को थोड़ा सीधा करके रखो। जो भी आ रहा ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे है, घबरा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और छोटी सी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले जो अपने आप को अभी से डॉक्टर मानने लगे हैं, सुजीत कुमार के लिए क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बहुत अच्छा, पहला जवाब अच्छा मिला है, हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, ठीक है। अब लो तो बुक लो तो। सुजीत के लिए दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल जो गर्म होता है, हमारे आसपास जो वायुमंडल गर्म होता है, किस विधि के द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। तो चलिए, सुजीत से ही अगला क्वेश्चन है, लाल प्रकाश में हरा गुलाब कैसे दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी नहीं, लाल प्रकाश में हरा गुलाब जो दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, यानी काला दिखाई देता है, ठीक है रे। लाल प्रकाश में हरा गुलाब कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो चलिए, शुरुआत हमने बेहतरीन एक अच्छे सवाल जवाब के साथ किया। बल का जो होता है मात्रक न्यूटन होता है। इसी से हम लोग का आज का क्यूज का आगाज़ हो चुका है। तो चलिए आइए, डेली इस क्यूज को हम लोग लाएंगे। यूट्यूब चैनल हमारा है स्टडी जीत की। इस यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो जाएगा, और हमारे फेसबुक पेज जो है स्टडी जीत की, वहाँ भी जाएगा। और हमारा पर्सनल जो फेसबुक अकाउंट है, जितेंद्र कुमार या करण कुमार, ऋषिदेव कुमार, हर अकाउंट पर आपको देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं स्टडी जीत की में, इस वीडियो को वहाँ डाला जाएगा, स्टडी जीत की। और फेसबुक पेज है जितेंद्र कुमार स्टडी जीत की। तो चलिए, हमारा PDF खुल रहा है, थोड़ा सा समय लगा। सबसे पहले हम करण से सवाल कर रहे हैं। आज चलेगा पहला टॉपिक, पहला टॉपिक कौन चलेगा? भारत का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हम जो भारत में रहते हैं, उस भारत का स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी भारत का पड़ोसी देश कितना है, भारत का विस्तार कितना है। एक तो हम अथी खोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, बस 10 सेकेंड या 5 जो भी लगे। तो सबसे पहले हम करण से क्वेश्चन करते हैं भारत के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? 8 नहीं 7। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। कौन कौन है? कौन बोल सकता है? तुम लोग को याद है? नहीं। भारत का जो तुम बता सकते हो, तुम बाबुल कुमार, तुम्हारा जा रहा है। तो चलो, बाबुल कुमार, भारत के पड़ोसी, किन्हीं पड़ोसी 2 देशों का नाम बोलो तो। नहीं, चलो हम बताते हैं। सबसे पहले नल्ला, पाकिस्तान, जो कि पश्चिम हिस्सा में है, यानी वेस्ट भाग में कौन सी है? पाकिस्तान है। भारत का पड़ोसी देश में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से थोड़ा आगे बढ़ो, कौन सी होगा? चीन। अफगानिस्तान होगा। चीन भी है, सही बोला, चीन भी है। पाकिस्तान से थोड़ा आगे जाएंगे, कहाँ मिलेगा? अफगानिस्तान मिल जाएगा। और चीन मिलेगा, उसके बाद नेपाल मिलेगा, भूटान, बांग्लादेश। लॉर्ड बोलो।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितना हुआ? बांग्लादेश। यानी कुल मिलाकर के 7 पड़ोसी देश है। इसका एक टिक भी होता है ABCMNPV। खैर उतना नहीं है करना। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल 7 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 7 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करण के लिए है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में कितना है? करण कुमार। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल राइट। भारत का क्षेत्रफल है वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल बाबुल कुमार बोल सकते हो? एक बार तुम रिपीट करो, सुना कि नहीं सुना है? हम कंसंट्रेशन जांच कर रहे हैं। बोलो तो। 32 नहीं सुना है, ध्यान दिया करो, बैठ के कुछ नहीं होगा, समझ गया? तुम बोलेगा? 32,87,263 किलोमीटर। वाह, ये हुआ कंसंट्रेशन पावर। याद नहीं था फिर भी सुना है। कारण फर्स्ट दिन है, ये लोग जो भी पढ़ रहा था, लेकिन आज ये लोग को हम प्रेरित किए। हम क्या प्रेरित किए? ये लोग का हौसला है, एक माध्यम कहा जा सकता है। तो जैसे अब अगला सवाल हम ले रहे हैं, 1 मिनट करण से ले लेते हैं। करण बोलो, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 7 गो। कितना? 7 गो कि 8 गो? 8। भारत में राज्य की संख्या कितनी है? 28। 28 गो। भारत में राज्य की संख्या? 28। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या? 8। 8 गो। पहले राज्य कितना था? पहले 29। पहले 29 था, एक घट गया है। जम्मू कश्मीर कौन सी बन गया है? संघ शासित प्रदेश, यानी यूटी बन गया है। यूटी बन गया है। PDF खोल के तुम लोग नहीं बैठा था, ऐसा कोई बात नहीं। लैपटॉप भी चार्ज नहीं है। लाते रहे, जब तक PDF खुल रहा है इसी से पूछते हैं। ऋषिदेव कौन? प्रतिरोध कैसे मत रख। थोड़ा सा क्वेश्चन खोल रहे हैं। प्रतिरोध कैसे मत रख। प्रतिरोध कैसे मत रख? ओम होगा। प्रतिरोध कैसे मत रख? ओम होगा। उसके बाद तुम बोलेगा द्रव्यमान कैसे मत रख। तुम बोलो। किलोग्राम। किलोग्राम। द्रव्यमान कैसे मत रख? किलोग्राम होता है। उसके बाद बल कैसे मत रख? न्यूटन होता है। बल कैसे मत रख? न्यूटन होता है। पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बीच में 1-2 गो साइंस का क्वेश्चन लिए। वैसे आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का। बीच में 1-2 गो हम साइंस का क्वेश्चन किए। और इस क्वेश्चन को जब समाप्त हो जाएगा भारत का भूगोल, जितना आज का टारगेट है, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का करेंगे। हिस्ट्री, हाँ। यस। तो चलिए हम लोग भारत का परिचय स्टार्ट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को। तो भारत के भूगोल में हम लोग बोलेंगे भूगोल के पिता किसे कहता है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। जोर से बोलना है। जियोग्राफी का शब्द कहाँ से आया है? बोलो। ज्योग्राफिका। जियोग्राफी शब्द कहाँ से आया है? ज्योग्राफिका से, यानी जियोग्राफिका से जियोग्राफी शब्द आया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस। गलत, हमबोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता हमबोल्ट को कहा जाता है। हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अब है ज्योग्राफी में हम लोग किसका वर्णन करते हैं? ज्योग्राफी में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ का वर्णन करते हैं, यानी अर्थ के बारे में, यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का पिता? हिकेटियस। भौतिक भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता? हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल का पिता हमबोल्ट। भौतिक भूगोल का पिता हिकेटियस। अब है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानकारी यहाँ पर है। अच्छा बोलो, तो उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव का खोज किया था। दक्षिण ध्रुव का खोज किसने किया? डॉक्टर एमंडसेन ने दक्षिण ध्रुव का खोज किया। डॉक्टर एमंडसेन ने दक्षिण ध्रुव का खोज किया। उसके बाद है मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व तक जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। मानचित्र पर या ग्लोब पर जो एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी लाइन। वह कल्पना किया गया है, वास्तव में पृथ्वी पर थोड़े खींचा जाएगा। वह एक कल्पना है कि यह एक कौन सी है? अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है। ऐसे जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और जो ऐसे है उसे क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और जो ऐसे है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। तो चलिए, वही पूर्व से पश्चिम जो है उसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा।
जीरो डिग्री अक्षांश को हम बोलेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री अक्षांश। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। राइट। तो चलो बोलो, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है करण कुमार? दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब है मकर रेखा जो स्थित है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किस दिशा में स्थित है मकर रेखा? दक्षिण दिशा में। मकर रेखा दक्षिण दिशा में स्थित है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, दक्षिण अक्षांश पर 23.5 डिग्री दक्षिण स्थान पर कौन सी है? मकर रेखा। मकर रेखा है। अब है माही नदी को जो काटती है, माही नदी को काटने वाली क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा का बात हम छोड़ दिए थे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। अब भारत जो स्थित है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री अक्षांश से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। जीरो डिग्री अक्षांश जो है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वह ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारा जो इंडिया है किस साइड में? उत्तर किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा को उत्तर से दक्षिण ओर देशांतर न कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यस, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है करण कुमार? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कौन बोलेगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इसमें दिशा कौन सी आएगा? नॉर्थ आएगा, नॉर्थ इन आएगा। कारण विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसमें भी कौन सी आएगा? ईस्ट आएगा कि नॉर्थ आएगा? बोलो। बोलो कौन सी आएगा? ईस्ट आएगा। कौन सी? देशांतर का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, देशांतर का चर्चा कर रहे हैं। देशांतर के किस साइड में है? ईस्ट साइड में है, ईस्ट होगा। तो चलो बोलो अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विस्तार कितना है? 2.4%। 2.4%। झारखंड का क्षेत्रफल भी है। झारखंड का यदि क्षेत्रफल देखा जाए, बिहार मतलब भारत की तुलना में 2.4% हिस्सा कौन से का है? झारखंड। हमारा जो इंडिया है, हम लोग का इंडिया पूरे विश्व की तुलना में कितना जगह छेका है? 2.4%। झारखंड का मिल रहा है इंडिया में, इंडिया का पूरे देश में इतना स्थान है, यानी इंडिया और झारखंड का एक ही है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर? कौन बोलेगा? 8 राज्य। 8 राज्य से कौन कौन राज्य हो जाएगा? गुजरात, मध्य प्रदेश। एक तो इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। वैसे यदि देखा जाए तो होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से जो राज्य कटा है छत्तीसगढ़ है। कटल का राज्य देखो दोनों एक ठुन है। मध्य प्रदेश से कटा है छत्तीसगढ़, बिहार से कटा है झारखंड। तो गुजरात उस साइड से आओ, यानी पश्चिम से आना है किधर? पूर्व की ओर। तो पहले गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा टच करता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा झारखंड के बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। फिर से हम बोल देते हैं सीरियली, मिजोरम है, त्रिपुरा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो अगला, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के पास स्थित है। झारखंड की जो राजधानी है रांची कर्क रेखा के पास है, जी बिल्कुल पास है। कर्क रेखा के पास शहर स्थित है, बोलो। विदिशा है मध्य प्रदेश का। विदिशा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत 32 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर मोता या गुहार मोता जो कि गुजरात में है। भारत का उत्तरी बिंदु
इंदिरा कॉल। इस तरह याद करो, उत्तर में इंदिरा का घर है और हम इंदिरा को हम कॉल करते हैं, हेलो हाय, इंदिरा को हम कॉल करते हैं। यानी भारत का जो उत्तरी बिंदु हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता हो जाएगा जो कि गुजरात में है। भारत का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा जो कि कहाँ है, केप केमोरिन कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अब देखा जाए, यानी सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, सुदूर दक्षिणतम यानी मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, वो कौन सी होगा, इंदिरा पॉइंट होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। तो अब देखो, द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई, भारत का जो द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई पूछा जाए तो कितना होगा, 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। विश्व के कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, 7 देश, 7 को पड़ोसी है, कौन बनाएगा सीमा, 7 देश बनाएगा। पड़ोसी इंडिया का क्या है, 7 गो है, तो पड़ोस सीमा क्या बनेगा। अच्छा, 2 गो सीमा का नाम पूछते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। तो अब देखा जाए तो भारत का पड़ोसी देश तो पहले ही हो चुका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और 7 को बोल दिए, चलो 7 को बोल दिए। अब भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या नंबर पर आता है, 7वें नंबर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या नंबर पर आता है, 7वें नंबर। फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर रूस। इसका एक तो ट्रिक होता है, रुख सचिन बीए करेंगे भारत में, रुख सचिन बीए करेंगे भारत में, खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। रुख सचिन यानी रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन। थोड़ा सा देखिए लेते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और कौन है रे, और भारत 7 नंबर पर भारत। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना है, उसके बाद कजाकिस्तान है, उसके बाद अल्जीरिया है। फिर से एक बार बोला जाए, रूस, तुम लोग भी साथ देना कारण भूल हो जाते हैं बीच बीच में, रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की राजधानी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। और उसके बाद हो गया रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया है। तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि में सब देश का नाम हुआ, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि 7वें नंबर पर भारत है और फर्स्ट नंबर पर रूस है। ठीक है बाबुल कुमार, समझ रहे हो, बाबुल कैमरामैन है, इसका मतलब मैनेजमेंट का काम है, ये बहुत अच्छा देखभाल करता है। चलो बाबुल कुमार को थैंक यू। छोड़ दें अब, क्या बोला, अच्छा इसको आज बोल रहा है छोड़ देने के लिए, तो अब क्या किया जाए, अब हिस्ट्री उठाया जाए। डायरी लो तो आज फर्स्ट दिन है इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही करेंगे, अगले दिन से कोशिश करेंगे घंटा भर का यूज हो, कम से कम आधा घंटा तो 45 मिनट तो निश्चित है। क्या सुजीत सर, सुजीत को हम प्यार से सर कहते हैं। तो चलिए हिस्ट्री को आगाज़ किया जाए। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अच्छा इतिहास किसे कहेंगे, कौन बोलेगा। इतिहास एक ग्रंथ है, इतिहास एक ग्रंथ है जिसमें हम पास्ट की निश्चित घटित हुई घटनाओं के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसका साक्ष्य निश्चित तौर पर मौजूद है। अच्छा साक्ष्य कौन होगा, बोलो साक्ष्य क्या सब हो सकता है, पुरातात्विक मतलब साक्ष्य हो सकता है, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, हाँ, विदेशी यात्रियों का विवरण, हाँ यस, और क्या सब, शिलालेख हो सकता है, साहित्यिक शास्त्र हो सकता है, विदेशियों का विवरण होता है। इसी साक्ष्य के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी वैसा ग्रंथ जिसमें हम लोग निश्चित, जो ऐसा घटना जो कि निश्चित घटा हुआ है उसी घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी जो कि अतीत में हुआ है, पास्ट में हुआ है। लेकिन एगो बात और है, हम लोग के साथ यदि पास्ट में कोनो चीज़ ऐसा हो जाता है, ज़िंदगी का एक तो लाइफ का सीक्रेट यहाँ पर छिपा हुआ रहस्य जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि रियल चीज़ है, जिसे हम लोग को क्या करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। यदि हम लोग के साथ कोनो घटना घट जाता है तो उस चीज़ को हम क्या करना चाहिए, पीछे ही छोड़ देना चाहिए, वर्तमान पर ध्यान देकर के आगे
बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना ही आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। वही तो क्या है, वही काबिलियत है। यानी जब जब समस्या है उसको मसल दो, आगे बढ़ो, यही जीवन है। ठीक है रे। चलो बीच बीच में थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाता है। नहीं काहे न होगा, इसमें क्या है बोलो। तो चलिए आइए, बोगाज को शिलालेख की अवधि क्या मानी जाती है? लुसेंट, देखो लुसेंट का हम बात किए थे, लुसेंट को देखा जाए, डायरी फायरी छोड़ो, कल से होगा जो होगा। तो लुसेंट 1 नंबर में रहेगा, दूसरे नंबर में एस के झा से बुक लाते बोले लड़का बाबुल कुमार। लुसेंट रहेगा 1 नंबर में, उसके बाद एस के झा सर का ये बुक है, एस के झा सर का बुक फर्स्ट नंबर में ही लुसेंट रहेगा। साइंस के लिए हम लोग एस के झा सर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इसमें हम लोग आज विटामिन होगा तो देख लेंगे, टाइम बचे कारण वीडियो आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए हम हिस्ट्री को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद इस क्यूज को हम बंद करेंगे। समय मिलेगा तो विटामिन भी आज करेंगे। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा इंडिया है। अब देखो हम पूछते हैं, एकदम धड़ाधड़ जवाब देना है गोली की तरह। बोलो, इतिहास के बारे में हमें जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब बोलो, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 गो। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है? सामवेद में। जादू टोना, साप वशीकरण, भूत पिचास का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो गया। ठीक है। अब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? होत्र। ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वेद के, फिर होत्रिक बोल रहा है, ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 गो मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। सूक्त है 1028, सूक्त 1028 मंडल 10 गो है। ठीक है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक है। अच्छा बोलो तो एक और, स्वसर पाठ के लिए मंत्रोक्ता बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? उस वेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गौन होता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गौन होता है। चलिए आइए, हल्का मतलब हिस्ट्री से हम देख रहे हैं, और मेन मकसद मेरा था आज शुरुआत करना, और जो कि आप लोगों के सपोर्ट से होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे अपना प्यार दें और सपोर्ट करें, और हो सके तो शेयर भी करें। यही हम लोगों के लिए क्या हिम्मत हौसला यहीं से आता है। अच्छा, कुछ भी करने का जुनून कब सवार होता है? जब परिवार का सपोर्ट मिले, जब आस पड़ोस का सपोर्ट मिले, जब दोस्तों का सपोर्ट मिले, तब आदमी आगे बढ़ता है। परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, तब आगे। यदि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बोलेगा तुमसे नहीं होगा, ये तो गलत बात है। यदि आप मतलब क्या सपोर्ट नहीं करते हैं तो कम से कम मनोबल नहीं गिराइए। किसी का मनोबल को हमको क्या करना चाहिए? गिराना नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ाना चाहिए। चलिए, आज थोड़ी बहुत गलती भी हुई, तो गलती जो करता है वही सीखता है, वही आगे बढ़ता है, और गलती करना आदमी की प्रवृत्ति है। जो गलती नहीं किया वो आदमियों ने है। गलती करने से सीख मिलता है। ठीक है रे? यस। चलिए, आप सबों को हम प्रणाम करते हैं। हम सबों की तरफ से आप सबों के चरणों में प्रणाम है। और आज के इस क्यूज को, जो कि टूटी फूटी भाषा में हुई, और इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे से हम प्रयास करेंगे इस क्यूज को आगे बढ़ाने का। आप सबों का प्यार चाहिए, आप सबों का आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब की जय। बाबा साहब की जय हो। बाबा साहब जय हो। गुरुजी। चलिए, इस सेशन को ऑफ किया जाए। बाबुल कुमार, कैन यू ऑफ दिस सेशन?